गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज जो है 9th क्लास की हिस्ट्री में पहला जो चैप्टर था वह है हम लोगों का फ्रेंच रिवॉल्यूशन और फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वहाँ पर आतंक का राज कैसे हुआ, मतलब लुई 16 को हटने के बाद वहाँ पर आतंक का राज कैसे आता है, रोबेस्पियर का शासन कैसे होता है ना। और उसके बाद फिर जो है डायरेक्टरी रूल क्या होती है, जो शक्तियाँ बांट दी गई थी 5 लोगों में। फिर वहाँ क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, तो इस बात के लिए हम देखें कि जो महिलाएं हुआ करती थीं उस समय, महिलाओं के बारे में इसी टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि महिलाएं का समाज में जो स्थिति थी उस समय महिलाएं भी क्रांतियाँ करती थीं, क्योंकि महिलाओं का भी योगदान फ्रांसीसी क्रांति में कम नहीं था। महिलाएं भी जो हैं अपने अपने संगठन का स्थापना करके, अपने अपने क्लबों की स्थापना करके वे जीवन को सुधारने के लिए अपना प्रयास करती थीं। और तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जिनका निर्वाह के लिए काम करती थीं, वे सिलाई बुनाई कताई कपड़ों की धुनाई किया करती थीं, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थीं, संपन्न घरों में घरेलू काम करती थीं और बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थीं। तो अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे, लेकिन कुलीनों की लड़कियां जो थीं, तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं। तो एक कहा जा सकता है कि फ्रांस में कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का लालन पालन ही करना पड़ता था। खाना पाना बनाना, बच्चों को देखना, पावरोटी लाना और मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी उनकी, इसलिए महिलाओं का स्थिति समाज में उतनी अच्छी तो नहीं थी। महिलाओं को मत देने का भी अधिकार नहीं था, है ना। लेकिन महिलाओं ने अपने क्लबों की स्थापना किया फ्रांस में, और लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए थे उस समय। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन सबसे मशहूर क्लब था उस समय का। और इस तरीके से आप ये साक्ष्य भी मिलता है भाई, तो ये सब पुस्तकों के माध्यम से ये हमें साक्ष्य मिलता है कि महिलाएं उस समय जो थीं वे सभा समितियों में भाग ले सकती थीं, संगठन कर सकती थीं, अपना बहस कर सकती थीं और जो भी निर्णय होता था वे उस पर अमल कर सकती थीं, करती भी थीं। क्योंकि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, क्योंकि मताधिकार से उन्हें वंचित रखा गया था। और असेंबली में हुए चुनाव में राजनीतिक पदों की मांग भी रखी गई थी महिलाओं के द्वारा, लेकिन सरकार उनके प्रतिनिधि पर कोई ध्यान नहीं दिया था। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार करने वाले कुछ कानून लागू किए थे। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ ही लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया, और अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस पर भी प्रतिबंध लग गया था साथियों। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, और मर्द औरत दोनों ही इसकी अर्जी देने का अधिकार था। और अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थीं। तो महिलाओं की स्थितियों में सुधार भी पहले तो समाज में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समाज में परिवर्तन होता चला गया। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय महिलाएं जो थी अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो चुकी थीं, और वे मताधिकार की मांग करने के लिए सदैव तत्पर थीं। वे चाहती थीं कि हम लोगों को भी बराबर हक मिले, बराबर समानता मिले, बराबर अधिकार मिले। वे हमेशा इस बात का कोशिश किया करती थीं। समझ गए। अगली पॉइंट को हम देखते हैं कि दास प्रथा का उन्मूलन कैसे होता है। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था, क्योंकि कैरिबियाई उपनिवेश चाहे मार्टिनिक, गाडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। और यहाँ पर काम करने वाले जो लोग थे दूसरे दूर देश जाने और काम करने बढ़ते यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था कि बागानों में श्रमिक की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यवहार द्वारा पूरा किया गया। इसी को त्रिकोणीय दास व्यवहार किसे कहा जाता है यदि पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के दासों को काम कराने के लिए, दास बनाकर काम कराने के लिए जो व्यवस्था प्रारंभ हुई थी उसी को कहा जाता है त्रिकोणीय दास व्यापार। तो फ्रांसीसी सौदागर, है ना, बोर्दे और नाश्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज से ले जाते थे, और वे स्थानीय सरदारों के दास खरीदते थे। दासों को दाग कर और हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर में पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था, और वहाँ उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ, और
बोर्दे और नाश्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए थे। और यह कहा जाता है कि 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा हुई थी। नेशनल असेंबली में लंबी बहस भी हुई थी। इसे समाप्त करने के लिए कई लोगों ने प्रयास भी किया था, लेकिन 1794 ईस्वी में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया था। और यह कानून इतने बड़े स्तर पर लागू किया गया कि यह कानून 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में बागान मालिकों को अपने अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निगरो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी और फ्रांसीसी उपनिवेशों ने अंतिम रूप से दास प्रथा का अगर खत्म किया तो 1848 ईस्वी में दास प्रथा का अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है बच्चों। तो ये आप याद करेंगे, समझ गए। निग्रो किसे कहते हैं? निग्रो किसे कहते हैं? तो सहारा अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोग जो थे। यह अपमानजनक शब्द है, इसका शब्द प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? निग्रो कहा जाता, निग्रो जाति के लोग कहा जाता था। तो 1848 में दास प्रथा की समाप्ति फ्रांस से हो जाती है। उसके बाद क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी कैसी थी लोगों की, इस बात पर चर्चा करते हैं। यदि क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी पर चर्चा किया जाए तो क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी पर यदि बात किया जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोगों की पहनावा, बोलचाल पुस्तकों को बदल सकती थी, मतलब पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती थी। लोग 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया था। बास्तील के विध्वंस के बाद जब बास्तील का पतन हुआ तो 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून पास अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति, क्योंकि सेंसरशिप लोगों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता था। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्रियां और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित किया जाता था, जो यह गलत था, क्योंकि लोगों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो थी, नैसर्गिक जो स्वतंत्रता मिला था, अधिकार मिला था, वह नहीं प्राप्त हो रहा था। लेकिन इसे समाप्त करना भी बहुत ज़रूरी था। इस तरीके से आप देखोगे कि जो चित्र वगैरह थे, अखबारों में जो चित्र वगैरह थे, जो घटनाओं के लिए जो सूचनाएं वगैरह थीं, वे गांवों तक गुप्त रूप में गांव देहात तक फैलाई जाती थी, पहुंचाई जाती थी। और उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का ब्यौरा था, उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता की मतलब था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किया जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे थे और कई जो है सो पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना और मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था, क्योंकि कम ही लोग उस समय शिक्षित और पढ़े लिखे हुआ करते थे जो किताब इत्यादि को पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। साथियों, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का साम्राज्य घोषित कर दिया था, तो उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी थी और पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाया था। उसकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में बनी थी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था और उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए, दशमलव प्रणाली के सिस्टम कानून बनाए, नाप तौल की व्यवस्था पर उन्होंने कानून बनाया और इस तरह से नेपोलियन को मुक्तिदाता कहा जाता है। मतलब शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता जैसो लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे और वाटरलू के युद्ध में 1815 में वह मार दिया जाता है और वह जितने भी क्षेत्र जीता रहता है वहाँ पर राजतंत्र की स्थापना हो जाती है और इसलिए छोटे छोटे राजाओं को में बांट दिया जाता है ताकि राजतंत्र का कोई विरोध न करने पाए उनको, और कैथोलिक संप्रदाय हमेशा सर्वोच्च स्थान पर बनी रहे। तो इस तरीके से विचार 19वीं सदी के फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले। और नारे को मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी भी फ्रांसीसी क्रांति से कुछ सीख लेते हैं और उसे अपने यहाँ लागू करने में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया साथियों। तो इस तरीके से आपका हिस्ट्री का भी फ्रांसीसी क्रांति भी पहला चैप्टर पूरा होता है क्लास 9th का।
आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है किताब को पढ़िएगा, और जो भी एक पॉइंट में जो सेंटेंस दिए गए हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, उसको आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए ये पॉइंट। साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।